प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कंचनपुर की रानी लीलावती की कहानी विभिन्न विभागों के अंदर विभाजित करते हुए धारा प्रवाह रूप से एक धारावाहिक रूप देकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दासियां वारंवार विक्रमादित्य की अनुनय विनय करते हुए कह रही थी कि आप यहाँ से चले जाओ, क्यों व्यर्थ के अंदर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें कंचनपुर के कारागृह का आभास तक नहीं है, ये साक्षात नरक है, क्यों तुम उसमें सड़ना चाहते हो। पर विक्रमादित्य नहीं माने। उन्होंने कहा, मैंने मेरा वचन पूरा किया, अब बारी है तुम्हें तुम्हारा वचन पूरा करने की। तुम यथाशीघ्र लीलावती से मेरी मुलाकात कराओ। सभी सखियों ने और परिचारिकाओं ने निर्णय लिया कि जब ये खुद मृत्यु को आमंत्रित करना चाहता है तो भला हम कब तक इसकी जान को बख्शेंगे। एक और सही। वो दिन भी नजदीक आ गया। रानी लीलावती अपने गवाक्ष में 16 श्रृंगार करके आदमकद मिरर के सामने खड़ी हुई अपना रूप निहार रही थी। बाजू में उसकी सहेलियां भी थी और दासियां भी थी, परिचारिकाएं भी थी। हठात लीलावती के मुंह से, जो एकदम ज्यादा मुंह लगी हुई सहेली थी, उसका नाम निकालते हुए बोल पड़ी कि बता आज मैं कैसी दिखाई दे रही हूं। अपने आप के रूप सौंदर्य को देखकर शर्मिंदगी महसूस करने वाली लीलावती का रूप आज सचमुच में अद्वितीय नजर आ रहा था। उसकी सहेली ने कहा कि लीलावती, आज तो ऐसा लग रहा है मानो भगवान ने एक लीला ही प्रस्तुत की है, तुम्हें इतना सुंदर रूप और सौंदर्य देकर। ऐसा लग रहा है मानो आंखों का होना सार्थक हो गया है, जो ऐसा रूप हम अपने आंखों से देख रहे हैं। दूसरी सहेली ने कहा, क्यों तू लीलावती को मक्खन लगा रही हो। माना कि लीलावती का रूप और सौंदर्य किसी का नहीं है जैसा कि उसका है, पर यह रूप, यह सौंदर्य, यह वैभव बिना पुरुष के अधूरा है। नारी और नर, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे पंछी अपने दोनों पंखों को आकाश मार्ग में जब उड़ान करने की सोचता है तो दोनों पंखों के सहारे ही वो उड़ान मार सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है। ठीक इसी तरह सिर्फ एक पंख से गति नहीं होती, प्रगति नहीं होती। रथ के जैसे दो पहिए होते हैं, उसी तरह से नर और नारी, इनका जोड़ा है। एक अकेला जीवन निरर्थक माना गया है। तो भला इतना रूप, इतना सौंदर्य, इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हमारी सहेली के जीवन में कोई पुरुष नहीं, ये विवाह नहीं करना चाहती या विवाह नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है यह रूप और यह सौंदर्य कुछ काम का नहीं। बात चुभने जैसी थी। लीलावती ने कहा कि ठीक है ना, तो तू ही ढूंढ के ला कोई वर। पर सखे, तुम्हारी प्रतिज्ञा? मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने वाली,
तो क्या इस पूरे भारत भूमि पर ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो पूरी रात में 4 प्रहर होते हैं, चारों प्रहर में मुझे 4 बार बोलने के लिए उद्यत नहीं कर सकता, मेरा मुंह नहीं खुलवा सकता? क्या ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे कि मैं बोल उठूं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानती। पर जब तक ऐसा बुद्धि निधान मुझे नहीं मिलेगा और जो मुझे बोलने के लिए बाध्य नहीं करेगा, तब तक मैं विवाह करने वाली नहीं हूं। मेरी प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा दिग दिगंत के अंदर लोगों को पता चल चुकी है और मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी शर्त पर भंग नहीं कर सकती। अब उचित अवसर था, एक परिचारिका बोली, एक ऐसा ही पतंगा ज्योति के ऊपर भस्मीभूत होने के लिए आतुरित है, हमारी अतिथिशाला के अंदर रुका हुआ है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि रानी लीलावती से मुलाकात कब हो। रानी लीलावती ने कहा, अतिथि गृह में? हाँ, अतिथि गृह में ऐसा एक पुरुष जो कि बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है और वो कहता है कि आज तक मैंने कभी हार का मुंह नहीं देखा है, मैं हमेशा विजेता ही बना हूं। तो शुभ से शीघ्रम, लीलावती ने कहा, अभी दरबार में उसको बुलाया जाए, हम भी तो देखें। दरबार लगाया गया। विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ कि इतने जल्दी मेरा गुस्सा काम आ जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। बड़े खुश हुए, दरबार में आए। दरबार खचाखच भरा था। रानी लीलावती एक झलक उस व्यक्तित्व को देखने लगी तो मन ही मन महाराज विक्रमादित्य के ऊपर मोहित हो गई, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य का शरीर, सौंदर्य, उनकी देह यष्टि किसी राजकुमार से कम नहीं थी यार, वे ही राजा ही थे ना, पर रूप बदल के आए थे, व्यापारी का रूप था। रानी ने ताली बजाकर इशारा किया तो एक दासी बोली, क्या आपको पता है महारानी लीलावती की शर्त क्या है? विक्रमादित्य ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ मुझे पता है। अच्छा, फिर भी आपको विश्वास है कि आप रानी को 4 बार बुलवा लोगे? हाँ, मुझे विश्वास है, तभी तो मैं आया हूं। आप अपना परिचय दोगे? विक्रमादित्य ने कहा, देखो मैं यहां पर अपना परिचय देने के लिए नहीं आया हूं और हार जीत की वह रात्रि ही मेरा परिचय बता देगी मैं कौन हूं। और रानी के शर्त के अंदर यह भी कहीं उल्लेख नहीं है कि आगंतुक जो आने वाला है वो अपना परिचय दे, कहां से आया, कहां का है। मेरा व्यक्तित्व, मेरी बुद्धिमत्ता ही उस दिन का मेरा परिचय होगी। तो रानी ने कहा, देर किस बात की है, आज रात्रि को ही आयोजन किया जाए सभा मंडप का, जिसमें पूरी प्रजा भी हो। देखते हैं ऐसे आत्मविश्वास के साथ बात करने वाले बिरले ही होते हैं, ये परीक्षा में पास भी होते या नहीं देखा जाएगा। रानी की सुमधुर आवाज वैसे भी राजा सुन चुका था मंदिर के अंदर, पर इस बार जब उसने खनकती हुई आवाज जब सुनी तो गहरे पेट गई हृदय के अंदर। अविलंब घोषणा कर दी गई पूरे नगर के अंदर के सभा मंडप के अंदर आज की प्रतियोगिता होगी, जिसमें आया हुआ आगंतुक रानी को 4 बार बोलने के लिए समुद्यत करेगा, उद्यत करेगा। और रानी यदि 4 बार बोल गई तो
इस आगंतुक के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाएगा। और यदि यह आगंतुक विफल रहा, नाकाम रहा, रानी को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर पाया, तो इसका भी वही हश्र होगा जो अन्य अन्य राजा, बड़े बड़े पंडित राजकुमारों का हुआ है। इन्हें भी काल कोठरी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए आजन्म, जब तक कि इसका दूसरा जन्म नहीं हो जाता है, मतलब मृत्यु तक वहीं पे रखा जाएगा। घोषणा कर दी गई। रानी राज दरबार से उठकर चली जाती है। प्रतीक्षा का समय बहुत सन्निकट आ जाता है। अब दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में परीक्षा की घड़ियां सन्निकट आते ही राजा विक्रमादित्य सोचने लगते हैं कि यदि इस रानी ने मन ही मन ठान लिया है कि मुझे बोलना ही नहीं है और ये मौन व्रत लेके बैठ गई, तो कैसे काम चलेगा? बुलवाना तो रानी से। मैं क्या करूं ऐसा उपाय जिससे कि रानी बोल उठे? राजा अपने कल्पना लोक के अंदर विचरण कर रहे थे और देखते ही देखते सायंकाल हो चुकी थी। राजा की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह की गई थी, रहने की, खाने की, पीने की। वैसे भी अतिथिशाला के अंदर राजा को किसी बात की कमी नहीं थी, पर आज प्रतियोगिता के रूप में रानी ने उन्हें देख लिया था और रानी ने आदेश दे दिया था कि किसी तरह की कोई कमतरता नहीं आनी चाहिए। इधर सखी सहेलियां भी सोच रही थी कि इस बार रानी अपना मौन व्रत भंग कर दे, रानी हार जाए और बोल उठे 4 बार, तो इतना सुंदर पुरुष तो इस संसार के अंदर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। रानी लीलावती भी मन ही मन इस पुरुष के प्रति आकृष्ट तो हो ही चुकी थी, पर दूसरे ही क्षण उसका नारी स्वाभिमान जागृत हो गया कि नहीं, मैं भावावेश में आके कोई निर्णय नहीं करूंगी। यदि इसने सचमुच में मुझे बाध्य किया तो ही, अन्यथा मैं भी इसका वही हश्र करूंगी जो अन्य राजा और राजकुमारों का हुआ है। देखते हुए ये क्या करता है। रानी का अहंकार जागृत हो उठता था, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा को समस्त संसार के अंदर लोगों को विदित हो चुकी है और लोग जानते हैं मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भंग करूंगी, मैं नहीं तोड़ूंगी। रानी का अहंकार उस सर्प की तरह दंश मारने के लिए वारंवार लालायित हो उठता था। समय सन्निकट आते जा रहा था। रात्रि का प्रथम प्रहर आते ही यह प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। और अब दोस्तों, क्या सचमुच में राजा इस प्रतियोगिता में ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे कि रानी लीलावती बोल पड़ेगी? क्या राजा इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या सचमुच में कामयाब होने के पश्चात रानी लीलावती के साथ उनका विवाह हो जाएगा? क्या वहां की जनता जान जाएंगी कि यही उज्जैनी के नरेश महाराज विक्रमादित्य है? क्या वेताल इस परीक्षा की घड़ी में, इस प्रतियोगिता में राजा विक्रमादित्य का बहुत बड़ा सहायक बनेगा, साथ देगा? ऐसी कौन सी कहानी राजा सुनाने वाला है जो कि रानी लीलावती बोलने के लिए बाध्य हो उठेगी? मिलते हैं दोस्तों कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए।